हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सेल। सेल के बारे में हम जानेंगे। सेल कितने टाइप की होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल की खोज किसने की है, या सेल के बारे में जो डिस्कवरीज हैं वो कब हुई और किसने की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. कोशिका, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे या किसी भी जो जीवित जीव है उसके शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। मतलब उसका शरीर को अगर आप जूम करके देखोगे तो उसके शरीर के अंदर सबसे छोटी जो यूनिट मिलेगी आपको वो सेल मिलेगी। तो सेल की यहाँ पे या कोशिका की यहाँ पे एक डेफिनेशन है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रातः स्वतः जनन की क्षमता रखती है। मतलब कोशिका जो सजीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है और खुद से रिप्रोड्यूस होकर एक से दो सेल होने की कैपेबिलिटी रखती है। यह अलग अलग पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिनमें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। मतलब ये आपके जो सेल है वो बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गन से मिलकर बनी होती है और ये ऑर्गन्स जो हैं, सेल ऑर्गन्स, वो भी और भी बहुत सारे छोटे केमिकल कंपाउंड से या ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। तो ये सब मिलके बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जिनको हम सामूहिक रूप से मिला के जीवन या लाइफ बोल सकते हैं। यहाँ पे कोशिका दो टाइप की होती है, एक यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। एक यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। देखने में ही काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रो को आप रिलेट कर सकते हो पुराना और यू को आप रिलेट कर सकते हो एडवांस से। प्रोकैरियोटिक सेल्स काफ़ी प्राचीन सेल्स होती हैं, जो कह सकते हैं कि पहले आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप होती गई, एडवांस होती गई, तो उनसे यूकैरियोटिक सेल्स बनती गई। प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादातर आपके बैक्टीरिया वगैरह में मिलती है। यूकैरियोटिक सेल्स मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनमें मिलते हैं। जैसे कि हम इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में जो सेल्स मिलती हैं वो यूकैरियोटिक टाइप की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादातर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मिलती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह। क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, हम सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल है, एक न्यूक्लियोइड है, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल है, एक राइबोसोम और एक फ्लैजिला है। लेकिन इसमें कोई आपकी सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है और ज़्यादा सेल ऑर्गन्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। और वहीं एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, उसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल देखें। यूकैरियोटिक सेल तो इसके अंदर सभी आपके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में है, वो है न्यूक्लियस का।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके सेल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर सेल ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। जो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो एडवांस होती है, उनमें लगभग सभी ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। ये एक जनरल यूकैरियोटिक सेल है जिसमें आपको सारे सेल ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जिसको आप न्यूक्लियस का ब्रेन बोल सकते हो, ब्रेन ऑफ ब्रेन, या न्यूक्लियस का ब्रेन सेंटर। और सेल का जो ब्रेन सेंटर है वो न्यूक्लियस होता है। अब देखते हैं सेल की इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज किसने, कब और किसकी खोज की। सन 1595 में ज़ेकरिया जेनसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की है। तो माइक्रोस्कोप और सेल का क्या रिलेशन है, तो माइक्रोस्कोप से ही हम सेल को देख सकते हैं, इसके अलावा हम सेल को नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की खोज 1595 में ज़ेकरिया जेनसन ने की थी। उसके बाद आता है आपका सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के कॉर्क में सेल की खोज की थी। लकड़ी का कॉर्क या लकड़ी का जो टिश्यू था उसमें उन्होंने सेल के छोटे छोटे ब्लॉक्स को देखा था और उनको सेल बताया था। ये एक नॉन लिविंग सेल थी। उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज की थी, ये लिविंग सेल को की खोज की थी, वो स्पायरोगायरा था। पानी में इन्होंने स्पायरोगायरा की खोज की थी, वो एक लिविंग सेल थी। तो अगर ऐसे आता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और लिविंग सेल की खोज किसने की है, तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की है। फिर इसके बाद में आता है 1774 में फेलिक्स फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की खोज की है, और न्यूक्लियोलस को ही आपका ब्रेन सेंटर न्यूक्लियस का। देन उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड जो प्लांट होता है उसकी सेल्स में न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियोलस की खोज न्यूक्लियस से पहले ही हो गई थी, उसके बाद में न्यूक्लियस की खोज हुई है। फिर उसके बाद में सन 1835 में डुज़ार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, लेकिन उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को कोई नाम नहीं दिया था। इसके बाद में 1839 में J.E. पुरपिंज ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया खोज के बाद में, लगभग 4 साल बाद में। उसके बाद 1842 में कार्ल्स विलियम ने क्रोमोसोम्स की खोज की थी। 1945 में पोर्टर और थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। और सन 1850 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक ग्रेन्यूल के रूप में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ अदर सेल ऑर्गन्स हैं जिनकी खोज में एक से ज़्यादा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और काफ़ी लंबे टाइम में इनकी खोज हुई है। किसी ने इनकी खोज की है तो किसी ने इनको नाम दिए हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है इनमें। तो 1850 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी एक ग्रेन्यूल्स के रूप में, या ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुई थी वो 1850 में हुई थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था इसको, उन्होंने सिर्फ इसको ग्रेन्यूल कहा था। उसके बाद में आता है 1955 में क्रिश्चियन डी डूबे नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। देन उसके बाद आता है 1955 में जॉर्ज पेलेट जो थे उन्होंने राइबोसोम की खोज की थी, जिसको सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है।
फिर 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग जो थे उन्होंने सेल डिवीजन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि सेल किस टाइप से डिवाइड होके एक से दो सेल बनती है। फिर उसके बाद में 1883 यानी 1883 में वान वेनेडेन ने सेंट्रोसोम की खोज की थी, जो कि आपके सेल डिवीजन में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। देन उसके बाद में 1885 में सिम्पर जो थे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। क्लोरोप्लास्ट आपके जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद में आता है 1886 में आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, लेकिन उन्होंने उसको बायोब्लास्ट बोला था। उन्होंने अभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला था, उसको बायोब्लास्ट बोला था। फिर उसके बाद में 1896 या 97 तक जो कार्ल वेंडा नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, तब से इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में 3 साइंटिस्ट मेनली इन्वॉल्व हैं, आपके कॉलिकर, अल्टमान और कार्ल वेंडा। और 1898 में कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी। तो ये था सेल के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन जो लगभग सबको पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ हो या आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।